स्टार्ट करते हैं। देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने वो वाला क्वेश्चन किया था कि जिसमें एक इनफाइनाइटली लार्ज शीट है ना, और इनफाइनाइटली लार्ज शीट कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, वो कुछ इस तरह का कैसे उसको आगे से देखेंगे तो ऐसा नजर आएगा, कई सारे करंट कैरिंग वायर्स हैं, है ना, एंड ऑल द करंट कैरिंग वायर्स आर infinitely long and this sheet also extends to infinity on both the sides। तो हमने कहा था कि इस शीट के जस्ट ऊपर या नीचे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ लिखेंगे तो वो कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट के बाई, राइट, और वेयर व्हाट इज के वाज करंट पर यूनिट, बेसिकली डी आई बाई डी एक्स। ठीक है, ये वाला सबको समझ में आ गया था ना लास्ट क्लास में। हाँ इसमें अच्छा इस वाले का पीडीएफ तो मिल गया होगा ना तुमको पिछली क्लास का। सर। अच्छा अब ये किस डायरेक्शन में होगा जरा बताओ तो, ये मैग्नेटिक फील्ड अगर इस शीट के ऊपर मैं देखूंगा तो वो होगा टुवर्ड्स राइट, और शीट के नीचे अगर मैं देखूंगा तो वो होगा टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, ऊपर देखूंगा तो इट विल बी टुवर्ड्स राइट, नीचे देखूंगा तो इट विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट। ये डायरेक्शन कैसे हमने पता करी, देखो एक तो इसके जब अपन ने डिराइव किया था उस समय पर भी ये क्लियर हो जाता अपने को कि क्या है, हमने क्या किया था, यहाँ से कुछ एक्स डिस्टेंस पे गए थे, dx विड्थ का एलिमेंट लिया था, यहाँ भी एक्स डिस्टेंस पे गए थे, dx विड्थ का एलिमेंट लिया था। ये जो एलिमेंट्स हैं ये किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, जैसे ये वाला एलिमेंट है तो ये तो पोजीशन वेक्टर हो गया, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर कुछ इधर आ जाएगी, और इस वाले एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो ये पोजीशन वेक्टर है तो इसके परपेंडिकुलर आ जाएगी, और इन दोनों का जब रिजल्टेंट निकालेंगे तो वो टुवर्ड्स राइट ही। उसी तरह से नीचे जब आप देखोगे इस शीट के नीचे, तो मान लो यहाँ पे किसी पॉइंट पर मेरे को डायरेक्शन पता लगानी है ना, ये इस तरह के दो एलिमेंट्स मिलेंगे, तो ये वाला जो एलिमेंट है ये किधर प्रोड्यूस करेगा, इस तरफ, और ये वाला जो एलिमेंट है ये प्रोड्यूस करेगा अपने परपेंडिकुलर, यानी कुछ इस तरह। तो इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसे। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात देखो कि ये जो एक्सप्रेशन आया है P इज इक्वल टू म्यू नॉट के बाई टू, इट इज इंडिपेंडेंट of the distance from the plate या from the sheet। इस इनफाइनाइटली लार्ज शीट से कितनी डिस्टेंस पे जाकर के मैं ये फील्ड लिख रहा हूँ,
वो इसमें आ ही नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है, ये जो शीट है ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है। इनफाइनाइटली लार्ज शीट जो है वो कैरिंग करंट इज अ सोर्स ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक। ये इस तरह से ऊपर राइट में, नीचे लेफ्ट। अगर करंट बाहर आ रहा होता तो यही डायरेक्शंस चेंज हो जाती है ना, ऊपर लेफ्ट में हो जाता और नीचे राइट में हो जाता, है ना। तो इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए एक सवाल ऐसा भी बन जाता है, विच इज गिवन इन योर शीट ऑल्सो, एचसी वर्मा में तो डेफिनेटली है ही सही, कि क्या है हमारे पास दो पैरेलल शीट, टू इनफाइनाइट पैरेलल शीट carrying equal current per unit width के in opposite direction। मतलब किस तरह से, अगर एक शीट को मैं कुछ ऐसे रखा हुआ मानो, तो एक दूसरी शीट और है जिसमें करंट कैसे है, बाहर की तरफ आ रहा है। ऐसा, अब हमसे अगर पूछा जाए लेट्स से कि हम कुछ पॉइंट्स ले लें, एक पॉइंट ले लेते हैं दोनों शीट के बाहर ऊपर की तरफ, एक इनके बीच में, एक नीचे की तरफ। तो हमें पता लगाना है कि ए बी सी पॉइंट्स पर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। तो देखो, ए और सी पॉइंट पे तो जीरो हो जाएगी। कारण क्या है, ऊपर वाली शीट की वजह से देखता हूं मैं, ऊपर वाली शीट जो है वो ए पॉइंट पर किधर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, टुवर्ड्स राइट, और बी पॉइंट पर किधर प्रोड्यूस करेगी, टुवर्ड्स लेफ्ट, और सी पर भी प्रोड्यूस करेगी टुवर्ड्स लेफ्ट। और ये जो नीचे वाली शीट है वो किधर प्रोड्यूस करेगी, ए पॉइंट पर टुवर्ड्स लेफ्ट, बी पॉइंट पर भी टुवर्ड्स लेफ्ट, लेकिन सी पॉइंट पर किधर, टुवर्ड्स राइट। और क्योंकि हमें दिया हुआ है कि बराबर करंट पर यूनिट विड्थ है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ए पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी, जीरो। सी पॉइंट पर भी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी, जीरो। और ये जो बी वाला पॉइंट, इस पे हो जाएगी म्यू नॉट के बाई टू प्लस म्यू नॉट के बाई टू, मतलब कि कितना, म्यू नॉट इंटू
समझ में आई बात बेटा ये? हाँ सर। अच्छा, अब देखो, अब हम यहाँ पर बात करेंगे इसकी स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड। और सोलेनोइड बेसिकली आप सब लोगों को पता है कि क्या होता है, एक सिलिंड्रिकल कोर है और उस सिलिंड्रिकल कोर पर हमने क्या किया हुआ है, वायर की बाइंडिंग की। अच्छा, ये बिल्कुल क्लोजली बाउंडेड है ना, ऐसे अलग अलग नहीं है ये। डायग्राम में हमने भले ही इसको ऐसे दिखाया गया है, बट these turns, all of these are what, they are very close to each other, closely bounded turns है ना। और ये वायर में आई करंट फ्लो हो रहा है और हमें दिया हुआ है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू स्मॉल एन, ऐसा हमको दिया गया। या अगर मैं ये कहूं कि इसकी लेंथ है एल और टोटल टर्न्स जो हैं दे आर कैपिटल एन, तो कैपिटल एन डिवाइडेड बाय एल इज इक्वल टू स्मॉल एन। ठीक है, इसकी वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पता लगानी है। तो ध्यान दो बेटे कि हम ये जितने भी टर्न्स हैं उनको सर्कुलर कॉइल्स मान करके और एक कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिख करके इंटीग्रेशन करके रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड पता लगा सकते हैं। जैसे मान लो क्या है, ये इसकी एक्सिस पर पहले पता लगा। एक्सिस पर मान लो मैंने कोई पॉइंट लिया P, P is a point on the axis of the solenoid, और कुछ ऐसा है कि एक तरफ एंगल बन रहा है थीटा 1 और दूसरी तरफ एंगल बन रहा है कुछ थीटा 2। तो थीटा 1 और थीटा 2 के टर्म्स में हमें P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पता लगानी है। तो हम क्या करें, ये P पॉइंट से कुछ x डिस्टेंस पे जाते हैं और इस सोलिनॉइड का dx विड्थ का पार्ट को हम हमारा सिस्टम मान लेते हैं। ये विड्थ कितनी मान ली है मैंने, इसको dx मान। ठीक है, अब ये dx विड्थ में कितने टर्न्स हैं, इस dx विड्थ में नंबर ऑफ टर्न्स हैं n dx, राइट। टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज n, तो dx विड्थ में कितने टर्न्स हैं n dx। तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी P पॉइंट पर, म्यू नॉट n I r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। ये
इस dx विड्थ के पोर्शन की वजह से p पॉइंट पर स्ट्रेंथ, और करंट अगर जैसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो वो स्ट्रेंथ जो है वो लेफ्ट साइड की तरफ आएगी। अच्छा, जितने भी इस तरह के dx विड्थ के टर्म्स कंसिडर करोगे, चाहे वो p पॉइंट के राइट में हो चाहे p पॉइंट के लेफ्ट में, अगर करंट सब में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही है तो सबके सब स्ट्रेंथ सेम डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेंगे अलोंग द लेंथ ऑफ द सोलिनॉइड, और वो इस पर्टिकुलर केस में क्लॉकवाइज डायरेक्शन मानते हुए वो लेफ्ट डायरेक्शन में आ जाएगी। तो इसको हम सिंपली इंटीग्रेट करते हैं तो हमें रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पता चल जाएगी। ठीक है, और जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो इसका इंटीग्रेशन टाइप ट्राई करो बच्चों, कितना आता है, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल dx अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और x की लिमिट आप कहां से कहां तक रख सकते हो, ये r है तो ये डिस्टेंस हो जाएगी r cot थीटा 2, तो माइनस r cot थीटा 2 से प्लस r cot थीटा 1 तक ऐसा रख सकते हैं। सर हेलो। अब कैसे इसको सॉल्व करें, x को हम r cot phi ही पुट कर, तो dx हो जाएगा माइनस r कोसेक स्क्वायर फाई। तो p की क्या वैल्यू आ जाएगी बेटे, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बाई 2, और dx का जो एक माइनस आर आएगा उसको बाहर ले लेते हैं, बाकी कोसेक स्क्वायर फाई तो अंदर ही रहेगा, कोसेक स्क्वायर फाई d5 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉट स्क्वायर फाई। तो उसमें से आर स्क्वायर कॉमन आकर के आर क्यूब एक नीचे चला जाएगा, और कोसेक स्क्वायर फाई की पावर 3/2, तो वो हो जाएगा कोसेक क्यूब फाई। ठीक है, अच्छा अब लिमिट मुझे चेंज करनी पड़ेगी, तो x की वैल्यू जब मैं माइनस आर कॉट थीटा 2 रखूंगा, x की वैल्यू क्या रखूंगा बेटे, माइनस आर कॉट थीटा इक्वल टू कॉट फाई, आर कॉट फाई, तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो फाई की क्या वैल्यू आएगी, कॉट इनवर्स ऑफ माइनस कॉट थीटा 2, और कॉट इनवर्स ऑफ माइनस कॉट थीटा 2 को क्या लिख लेंगे बेटे, इसको पाई माइनस थीटा 2 लिख, है ना, ये बात ध्यान रखनी है, क्या लिखेंगे इसको, पाई माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा हमारे पास पाई माइनस थीटा 2 से लेकर के और थीटा 1, है ना, क्योंकि कॉट इनवर्स वाले जो फंक्शंस होते हैं उनकी रेंज 0 से पाई होती है। ठीक है, कॉट इनवर्स की रेंज होती है 0 से पाई।
अब ये कोसेक स्क्वायर फाई से ये कोसेक क्यूब फाई ये कैंसिल हो जाएगा, साइन फाई डी फाई बनेगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा आर क्यूब वाली टर्म जो है वो तो कैंसिल हो ही चुकी है, और साइन फाई डी फाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटे, माइनस कॉस फाई, तो ये माइनस वाला टर्म भी कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू नॉट एन आई बाई टू और कॉस थीटा वन माइनस ऑफ कॉस ऑफ पाई माइनस, और कॉस पाई माइनस थीटा टू कितना हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा टू, तो ये एक्सप्रेशन आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा, म्यू नॉट एन आई बाई टू कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा, म्यू नॉट एन आई बाई टू कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा। ये बात समझ में आती है बच्चों? हाँ सर। तो ये याद रखने वाला जो फॉर्मूला है वो बेसिकली क्या है कि अगर हमारे पास कोई सोलेनॉइड है जिसमें n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट विड्थ है, उसकी एक्सिस पर किसी भी पॉइंट पर अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पता लगानी है, ये एंगल थीटा वन हुआ और ये एंगल हुआ थीटा टू, तो इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, म्यू नॉट एन आई बाई टू इंटू कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब इसका एक स्पेशल केस होता, स्पेशल केस कौन सा होता है, सोलेनॉइड इज इनफाइनाइटली लॉन्ग। इनफाइनाइटली लॉन्ग से हमारा मतलब क्या है कि उसकी लेंथ जो है वो रेडियस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा, समथिंग लाइक कुछ ऐसा, लेंथ इज वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू रेडियस। अब ऐसे केस में अगर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पता लगानी हो तो क्या होगा बेटे, कोई पॉइंट अगर मैं सोलिनॉइड के अंदर लूंगा तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इन सच अ केस थीटा वन will also approach zero and theta 2 will also approach zero. Both of them will become very small angle. अगर आप सोलिनॉइड के बीच में कहीं पे हो तो दोनों ही बहुत छोटे एंगल बनेंगे। एंड इफ थीटा वन एंड थीटा टू बोथ ऑफ देम अप्रोच जीरो, तो बी का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई बाई टू कॉस जीरो प्लस कॉस, तो बी को हम लिख सकते हैं कितना, म्यू नॉट एन आई। ठीक है, इस तरह के सोलिनॉइड को आइडियल सोलिनॉइड भी बोलते हैं। अगर क्वेश्चन में हमसे दे दिया जाए भाई एक आइडियल सोलिनॉइड, तो हमें समझ जाना है इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलिनॉइड है और उस सोलिनॉइड के अंदर, अच्छा अब बिकॉज दिस रेडियस इज वेरी स्मॉल, एक्सिस और उसके आसपास का जो रीजन है, मतलब पूरा जो सोलिनॉइड के अंदर वाला रीजन, उस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड को हम म्यू नॉट एन आई भी लिख सकते हैं। तो सोलिनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो यूनिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है? काफी देर तक मैग्नेटिक फील्ड कैसा रहेगा, काफी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड सेम ही रहे।
हाँ, अब जाहिर सी बात है कि अगर आप किसी एक एंड के पास में आने लगोगे तो उस एंड के साथ जो एंगल बन रहा होगा वो एंगल को फिर लाइक नो लॉन्गर कैन अज्यूम दैट टू बी जीरो, है ना। इनफैक्ट मैं बिल्कुल एंड पॉइंट पे आ जाऊंगा, बिल्कुल एंड पॉइंट पे आ जाऊंगा तो वो एंगल 90 डिग्री और हो जाएगा। 0 डिग्री की जगह कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो उस केस में बेसिकली फॉर आइडियल सोलेनोइड बी एट एंड पॉइंट्स ऑफ द सोलेनोइड अगर बिल्कुल, तो उस केस में क्या होगा, एक थीटा तो जीरो को अप्रोच करेगा लेकिन दूसरा थीटा अब हो जाएगा कितना, पाई/2। तो बी की क्या वैल्यू हो जाएगी, म्यू नॉट एन आई बाई टू इंटू कॉस जीरो प्लस कॉस पाई/2, दैट इज म्यू नॉट एन आई बाई, ठीक है। जो बीच में मैग्नेटिक फील्ड है उसका ठीक आधा हो जाएगा। तो ग्राफिकली इसको हम ऐसे शो कर सकते हैं, बीच में तो म्यू नॉट एन आई रहेगा, दिस वैल्यू इज म्यू नॉट एन आई, और बाद में एंड पॉइंट पे अगर देखेंगे तो बिल्कुल आधा हो जाएगा इसका, ठीक है। और ये ट्रांजिशन होगा, ऐसा नहीं है कि सडनली आधा हो गया है, चलते चलते सीधे आधा हो गया, ये ऑब्वियसली। तो ग्राफ इसका हम इस तरह से शो, और जैसे जैसे आप सोलेनॉइड के बाहर निकलते जाओगे फिर तो स्ट्रेंथ कम ही होती जा रही है। ये एंड पॉइंट कितना है, म्यू नॉट एन आई बाई, ये माइनस एल बाई, और ये प्लस एल बाई। ये बात समझ में आती है। हाँ सर। सर एक बार पिछला वाला पेज दिखा दीजिए। हम्म। सर और इनफाइनाइट वाले में जो आपने इनफाइनाइट प्लेट्स का सॉल्व किया था ना, उसमें एक डाउट है कंसेप्ट। उसमें मतलब हमने किसी भी दो के बीच में बोला है ना, मतलब दो इनफाइनाइट प्लेट्स के बीच में। इनफाइनाइट प्लेट की बात कर रहे हो, हाँ ये सर। वाला, इस वाले पे। हाँ सर। हम्म, तो इनमें अगर दो से ज्यादा हो गए तो उनका इन्फ्लुएंस भी गिनेंगे क्या, जिस बिल्कुल पॉइंट पे हम? बिल्कुल बिल्कुल गिनेंगे ना, क्यों नहीं गिनेंगे। तो बस हम दो के लिए ही सॉल्व कर रहे हैं ना इसमें। हाँ 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 हाँ, हाँ सर, ठीक है सर। ठीक है। ये मतलब एक एक क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन 3 वाला भी बना सकते हैं, है ना। तो हाँ वो कहाँ पे रखा हुआ है और उसमें करंट किस डायरेक्शन में दिया हुआ है, उसके हिसाब से हाँ सर। तुम देख सकते हो, है ना। हाँ सर। ये बात हुई हमारे सोलेनॉइड की। अब इसमें जो अगला पार्ट अपने को पढ़ना है इम्पोर्टेंट, वो क्या है, दैट इज एम्पियर्स। ये एम्पियर्स लॉ क्या कहता है कि मान लो हमारे पास क्या है, कुछ करंट कैरी वायर्स हैं, ठीक है। और ये सारे वायर्स मिलकर के अपने आसपास के रीजन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे होंगे। हम अगर कोई लूप कंसिडर कर लें,
एक इमेजिनरी क्लोज्ड पाथ हम कंसिडर करें, तो और उस पाथ में अलग अलग जगह पर अलग अलग डायरेक्शन में और अलग अलग मैग्नीट्यूड का मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा और अलग अलग स्ट्रेंथ का हो सकता है। हम क्या करें, whatever the magnetic field be at any point of this loop, उस मैग्नेटिक फील्ड का इस लूप के जो स्मॉल डीएल वेक्टर है ना, इस लूप पे टेंजेंट के अलोंग मैं स्मॉल वेक्टर्स लेता हूं। तो और मैं क्या करता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड का डीएल वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करके उसका इंटीग्रेशन करता हूं ओवर दिस क्लोज पाथ। इसको बोलते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर क्लोज। तो ये एम्पियर्स लॉ क्या कहता है कि ये जो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर क्लोज लूप होगा, अच्छा ये बी कौन जनरेट कर रहा है? बी इज रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑल द वायर्स प्रेजेंट इन दिस रीजन। ड्यू टू all the wires in the, तो ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा म्यू नॉट टाइम्स नेट करंट समेशन ऑफ ऑल द करंट पासिंग इनसाइड दिस। ठीक है, मतलब जब हम लाइन इंटीग्रल लेंगे तो इनके कहने का मतलब क्या है कि बाहर वाले करंट का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो इंटीग्रेशन करने के बाद कैंसिल हो जाएगा, है ना। इवन इफ इन दिस एक्सप्रेशन आई एम कंसिडरिंग B due to I3, ultimately it is not going to depend on I3, it is only going to depend on I1 and I2. And in this particular diagram जो मैंने बनाया है, B dot DL की वैल्यू कितनी हो जाएगी? B dot DL की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट इनटू I1 माइनस I2। अब इसमें आप किस करंट को पॉजिटिव लोगे, किस करंट को नेगेटिव, वो इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि ये डीएल वेक्टर आपने किस डायरेक्शन में लिया। जैसे इस पर्टिकुलर केस में डीएल वेक्टर को अपन ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहे हैं, है ना, तो I1 को पॉजिटिव लेना होगा, I2 को नेगेटिव। पॉजिटिव करंट किसे लेंगे? व्हाइल राइटिंग सिग्मा I, while writing sigma I, the current which produces B in the direction of DL vector must be taken as positive। उस करंट को मुझे पॉजिटिव लेना है जो कि डीएल वेक्टर की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा। ठीक है,
और सिर्फ अंदर से जाने वाला करंट ही लेना है। अगर मान लो कोई करंट इस लूप के ऐसे टेंजेंशियली निकल गया तो उसको भी नहीं लेंगे, अब उसको भी इसमें अकाउंट में नहीं लेंगे। ये होता है हमारा क्या, एम्पियर्स। अब इस एम्पियर्स लॉ की मदद से क्या है, हम दो इंपॉर्टेंट चीज पता करते हैं। एक तो पता करते हैं बी ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग hollow cylinder। B due to infinitely long current carrying hollow cylinder। एक हमारे पास hollow cylinder, which carries some current I। मतलब ध्यान दो, इस hollow cylinder में करंट सिर्फ कहाँ पे रहेगा बेटे, करंट will remain only at the surface। करंट will only remain at the, और टोटल करंट I हमें दिया गया, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड पता लगाना है। तो हम क्या करें, we take help of the Ampere's law। हम एक्सिस पे किसी पॉइंट को सेंटर मानते हुए एक लूप कंसिडर करते हैं। अच्छा, ये जो सिलेंडर है इसकी रेडियस मान लेते हैं कैपिटल आर, और लूप जो मैंने कंसिडर किया है उसकी रेडियस में मान लेता हूँ स्मॉल आर। नाउ नोट दैट देयर इज अ सिमेट्री एज वेल। ये जो लूप मैंने कंसिडर किया है इसके सारे पॉइंट की पोजीशन सिलेंडर के रेस्पेक्ट में एक जैसी है ना, और तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी हर जगह पर सेम ही आएगा, और अगर आता है तो वो डीएल वेक्टर की डायरेक्शन में ही आएगा, मतलब इसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में ही आएगा। अगर मैं लिखता हूँ इंटीग्रल बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स समेशन आई, तो विद द हेल्प ऑफ सिमेट्री आर्ग्यूमेंट्स आई कैन राइट लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल एज बी इंटू टू पाई आर। और आई इनसाइड जब मैं लिखने जाऊंगा तो कोई करंट अंदर से पास हो नहीं रहा है, तो बी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, सी। एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड द सॉलिनॉइड, यहाँ पर स्मॉल आर को मैंने कैपिटल आर से छोटा माना होगा, लेकिन अगर मान लो स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा होता तो मैं क्या करता, जितनी डिस्टेंस पर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड पता लगाना है उतनी रेडियस का मैं लूप कंसिडर कर लूं। ठीक है, इसके लिए फिर से मैं एम्पियर्स लॉ अप्लाई करूंगा, तो बी डॉट डीएल की वैल्यू किसके बराबर आएगी, म्यू नॉट टाइम्स सिग्मा आई इनसाइड के बराबर। बी डॉट डीएल अभी हो जाएगा बी इंटू टू पाई आर, और जब मैं सिग्मा आई इनसाइड लूंगा तो जो पूरा का पूरा करंट है वो अंदर से ही पास हो रहा है, तो बी की क्या वैल्यू आ जाएगी बेटे, ये आ जाएगी म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाई टू पाई आर। इतना बी की वैल्यू। तो बाहर वाले पॉइंट्स के लिए तो देखो क्या है, ये हमारा एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की तरह से ही काम कर रहा है। ठीक है, और ये स्मॉल आर के बारे में ध्यान रखो, स्मॉल आर कहाँ से नाप रहे हैं, हम हमेशा नाप रहे हैं एक्सिस से। स्मॉल आर इज डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। तो क्या होगा बेटे, इसके अगर अपन लिखे हैं तो पहले तो जीरो भी रहे, कब तक जीरो रहेगा,
जब तक एक्सिस से डिस्टेंस जो है वो रेडियस के कंपैरिजन में कम, उसके बाद डिसकंटिन्यूटी रहेगी, ये बढ़ेगा और फिर बढ़ने के बाद क्या है, आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब हाइपरबोलिक तरीके से ये कम होना चालू हो जाएगा। और यहाँ पर बी की जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, नॉट आई बाय कैपिटल आर, यानी कि जस्ट आउटसाइड द सिलेंडर अगर आपको लिखना है तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई कैपिटल आर, इतनी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ। ये बात समझ में आती है। फिर अगला जो केस इसमें आता है वो आता है क्या, बी ड्यू टू करंट कैरिंग सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, और हमें दिया हुआ है करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। सॉलिड सिलेंडर है। ठीक है, ये सॉलिड, मतलब करंट जो है वो क्या हो रहा है, पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट, या यूं कहें अगर इसको टॉप व्यू से देखेंगे अपन तो सरफेस के हर पॉइंट से करंट इसमें से निकल रहा है। इफ आई लुक एट द टॉप व्यू तो क्या है बेटे, उसमें हर पॉइंट से करंट जो है वो निकल रहा। ये इस तरह से है ना। अब इस सॉलिड सिलेंडर की वजह से हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पता लगानी है, और इसकी जो रेडियस हमें दी हुई है दैट रेडियस इज कैपिटल आर। तो पहले हम पता लगा लेते हैं इनसाइड दिस सोलेनॉइड स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर पर। स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर पर मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ पता लगाएंगे, तो वो पता लगाने के लिए कंसिडर अ एन इमेजिनरी लूप ऑफ रेडियस स्मॉल आर, और इस पर हम एम्पियर्स लॉ लगाएं। तो एम्पियर्स लॉ कहता है बी डॉट डी एल का इंटीग्रल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई इनसाइड दिस लूप। तो ये हो जाएगा b इंटू 2 पाई आर, ये बराबर होगा म्यू नॉट टाइम्स इसके अंदर से जितना करंट पास हो रहा है, तो वो हो जाएगा I डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई पाई इंटू स्मॉल आर
स्क्वायर। तो ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो बी की क्या वैल्यू आ जाएगी बेटे, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर स्क्वायर इनटू स्मॉल आर। या इसको करंट डेंसिटी के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, आई डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर को हम लिख देते हैं क्या, करंट डेंसिटी जे। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट जे आर बाई, और वेक्टर फॉर्म में अगर आप लिखना चाहते हो तो ये हो जाएगा बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 जे वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, है ना। जे वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर क्यों, जैसे इस, मान लो मुझे इस वाले पॉइंट पर लिखना है, I have to write strength of magnetic field at this point, तो इसका आर वेक्टर ऐसा बनेगा, और जे वेक्टर किधर है, बाहर की तरफ, तो जे क्रॉस आर करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, है ना। इस वाले पॉइंट पर यहाँ पे पता लगाना है, अगर मेरे इस पॉइंट पर पता लगाना है तो आर वेक्टर ऐसा होगा, और जे वेक्टर तो बाहर है, तो जे क्रॉस आर में करूंगा तो इधर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बता देगा। यहाँ पर अगर लिखना है तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जे क्रॉस आर से पता चल जाएगी। तो वही मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली क्या कर रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से एक क्लोज्ड लूप बना रहा, लेकिन किसी एक पॉइंट पे पता लगाना है तो वेक्टर फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज देखो, यहाँ पर क्या है, स्मॉल आर के साथ बढ़ता जा रहा है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस है। और अगर इसके बाहर मुझे लिखना है, स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर पे अगर मैं लिखना, तो हम बड़ा एम्पियरियन लूप कंसिडर कर, फॉर बी एट आर ग्रेटर देन कैपिटल आर अगर आपको लिखना है तो क्या होगा, अगेन अप्लाई द फॉर्म एम्पियर्स लॉ, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स समेशन आई, तो b इंटू 2 पाई आर, और इसमें तो पूरा का पूरा करंट के अंदर से पास हो रहा है, तो b हो जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। इसको भी j के टर्म्स में अगर हम लिखना चाहते हैं तो कैपिटल आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें और कैपिटल आर स्क्वायर से डिवाइड करें, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट जे आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, बाहर तो नॉर्मल वायर की तरह से ही होगा। इसका ग्राफ अगर आप बनाओगे कुछ ऐसा, पहले लीनियरली बढ़ता रहा और उसके बाद हाइपरबोलिक तरीके से, यहाँ पर लिखेंगे p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, इधर लिखेंगे p इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। और देखो इस वाले सॉलिड सिलेंडर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड के अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। तो मैं बताता हूँ, मान लो कि हमें कहा जाए कि एक सॉलिड सिलेंडर है, कैपिटल आर,
और इस सॉलिड सिलेंडर में से मैंने क्या किया, एक छोटा सिलेंडर मैंने लेट्स से कट कर लिया। और छोटा, ऐसा। और ये जो छोटा सिलेंडर है इसकी रेडियस है r/3 और ये सेंटर, इन दोनों के सेंटर्स के बीच की दूरी है r/, ये पूरा सॉलिड पार्ट। और अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर हमें दिया गया है कि जो सॉलिड पार्ट है ना, इसमें से करंट पास होता है कितना, या डेंसिटी है यहाँ पर J, और ये यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी। तो मुझे पता लगाना है कि ये जो छोटा सिलेंडर है इसके अंदर अगर मैंने कोई पॉइंट ले लिया इस तरह का, उस पॉइंट को P नाम देता हूं, तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पता लगानी है एट पॉइंट, फाइंड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P। अब बेटे इस तरह के क्वेश्चंस करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, ये जो हॉलो पार्ट है ना, उसको ऐड करेंगे और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। बिल्कुल सही बात। हम इसमें मान लेते हैं कि +J करंट डेंसिटी भी है और -J करंट डेंसिटी भी। ठीक है, तो जो +J डेंसिटी हम ऐड करेंगे
वो प्लस जे डेंसिटी को तो बाहर वाले के साथ क्लब कर लेंगे, तो मेरे पास क्या तैयार हो जाएगा बेटे? मेरे पास तैयार हो जाएगा प्लस जे डेंसिटी का कंप्लीट स्फीयर, और जो माइनस जे डेंसिटी है उसको हम अलग ही रख लेंगे। तो एक एडिशन, तो कंप्लीट सिलेंडर मेरे पास तैयार हो जाएगा, एक with a density plus j and one with a density minus j। अब वो सारे जो फॉर्मूले अपन ने पिछली स्लाइड में डिराइव किए वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे इस P पॉइंट पर अपने को मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पता लगानी है। ये P पॉइंट जो है ये दोनों ही सिलेंडर के अंदर लाई करता है, तो म्यू नॉट बाई टू जे क्रॉस आर वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो P एट पॉइंट P कितना हो जाएगा? दिस विल बी B at P due to plus J plus B at P due to minus J। तो क्या हो जाएगा ये? B at P is equal to B at P due to J, तो वो हो जाएगा म्यू नॉट बाई टू J क्रॉस स्मॉल r। तो स्मॉल r को O1P वेक्टर ऐसा लिख सकते हैं, प्लस म्यू नॉट बाई टू माइनस J क्रॉस O2P वेक्टर ऐसा। ठीक है, ये देखो O1P वेक्टर बड़े वाले सिलेंडर की वजह से ये वाला वेक्टर के साथ J का क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा, और छोटे सिलेंडर की वजह से करना है तो इस O2P वेक्टर के साथ मेरे को माइनस J का क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब इस पूरे एक्सप्रेशन में से हम म्यू नॉट बाई टू और J क्रॉस ये तो कॉमन ले सकते हैं। मेरे पास क्या बच जाएगा? O1P वेक्टर माइनस O2P, O1P वेक्टर माइनस O2P वेक्टर, O1P में से O2P सब्ट्रैक्ट करना। तो देखो इस ट्राइंगल में देखो O1 O2P ट्राइंगल में आप देखो हम क्या लिख सकते हैं? O1 O2 वेक्टर प्लस O2P वेक्टर इज इक्वल टू O1P वेक्टर। मतलब कि O1 O2 वेक्टर ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा O1P वेक्टर माइनस O2P। O1 O2 वेक्टर इक्वल टू O1P वेक्टर माइनस O2P वेक्टर। O1P वेक्टर माइनस O2P वेक्टर को मैं लिखूंगा कितना? O1 O2। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये कितना हो जाएगा बेटे? म्यू नॉट बाई टू J और O1 O2 की वैल्यू क्या है? R बाई कितना मैग्नीट्यूड। तो वो जो हॉलो सिलेंड्रिकल पार्ट है ना, will be a region of uniform magnetic। Hollow cylindrical part will be a region of uniform magnetic field J cross R, J cross O1 O2 है ना। जैसे आपको उस रीजन में कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पता लगानी है तो वो J क्रॉस R के डायरेक्शन में ही आएगी। मान लो J अगर बाहर है तो J क्रॉस R करना है, मतलब O1 O2 वेक्टर के परपेंडिकुलर कर देना है, और हर जगह मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में।
wherever you write, क्योंकि द एक्सप्रेशन फाइनल एक्सप्रेशन आया है उसमें पॉइंट पी का कोई रोल ही नहीं। हाँ, बस वो पी पॉइंट क्या होना चाहिए, उस हॉलो सेगमेंट के अंदर होना चाहिए। ये रिजल्ट याद, ये वाला रिजल्ट भी याद रखना, ठीक है। बी इनसाइड अ सिलेंड्रिकल कैविटी। देखो और इसका एक एग्जांपल, मान लो हमसे कहा जाए कि, सर हाँ बेटे बोलो। लास्ट क्वेश्चन में जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो O1 O2 के डायरेक्शन के O1 O2 के परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर, क्योंकि O1 O2 के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं ना अपन। है ना बेटे। हाँ सर। क्वेश्चन कुछ ऐसा, ये मेरे पास एक सिलेंडर का टॉप व्यू मैंने बनाया है और इसके अंदर एक सिलेंड्रिकल कैविटी, वो कुछ इस तरह, ठीक है बेटे। और ये हमारे पास जो इतना पार्ट है, दिस पार्ट कैरीज करंट आई, ठीक है। और इसकी रेडियस जो है वो है आर, और जो अंदर वाला पार्ट, हॉलो पार्ट, उसकी रेडियस है आर बाई, ठीक है। आई करंट इज distributed uniformly in the shaded region, ठीक है। मैं दो पॉइंट्स यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, एक पॉइंट है ये वाला ए, ठीक है, और दूसरा इसके डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट है। तो हमें पता लगाना है फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए एंड, इन दोनों पॉइंट्स पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पता लगानी है। तो देखो कैसे पता लगाएंगे। देखो एक तो तरीका क्या है कि आप करंट डेंसिटी पता कर लो। करंट डेंसिटी हो जाएगा I डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर बाई 4। आई करंट इतने ही एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वो हो जाएगा I डिवाइडेड बाई 3/4 पाई आर स्क्वायर, या करंट डेंसिटी को लिखेंगे 4I
डिवाइडेड बाय 3 पाई r स्क्वायर, ये करंट डेंसिटी ठीक है। अब ए पॉइंट पर अगर मेरे को पता लगाना है तो कैसे पता लगाऊं? बी एट ए को हम लिखते हैं ऐसे, बी एट ए ड्यू टू जे प्लस बी एट ए ड्यू टू माइनस जे, प्लस जे की वजह से माइनस जे की वजह से, मतलब हॉलो पार्ट में हम मान लें कि जे भी फ्लो हो रहा है और माइनस जे करंट डेंसिटी भी है। तो जो प्लस जे करंट डेंसिटी है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड को क्या लिख सकता हूं मैं? म्यू नॉट बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई जे इंटू आर, और जो माइनस जे डेंसिटी है उसकी वजह से क्या लिखूंगा? म्यू नॉट बाई 2 माइनस जे इंटू आर बाई, तो म्यू नॉट जे आर बाई 2 माइनस म्यू नॉट जे आर बाई 4, तो ये वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट जे आर बाई। ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पॉइंट ए पर इतनी आ जाएगी। और जे की वैल्यू पुट कर दो आप। जे की वैल्यू क्या है बेटे? 4i/3πr², तो म्यू नॉट 4i/3πr² इंटू आर डिवाइडेड बाई 4, तो ये वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 3πr। ये ए पॉइंट पर इतनी स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फिर बी पॉइंट पर अगर मैं देखूं तो वो हम कैसे पता लगाएं? मैं यहीं पे लिख रहा हूँ। पहले प्लस जे की वजह से लिख देते हैं, तो प्लस जे की वजह से तो वही आ जाएगा म्यू नॉट जे आर बाई, और माइनस जे की वजह से लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? अब देखो माइनस जे है तो उसके लिए ये बाहर वाला पॉइंट हो जाएगा, है ना? और बाहर वाले पॉइंट पर जब हम मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं तो उसका क्या एक्सप्रेशन होता है जे के टर्म्स में? म्यू नॉट जे बाई 2r इंटू पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, है ना? देखो ये वाला, दिस वन, बी एट स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर कैसे लिखते हैं? म्यू नॉट जे बाई 2 स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर। मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, म्यू नॉट जे बाई 2r इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर। तो म्यू नॉट जे की जगह माइनस जे आ जाए, ठीक है, और कैपिटल आर स्क्वायर की जगह आर बाई 2 का होल स्क्वायर आएगा, तो वो हो जाएगा आर स्क्वायर बाई डिवाइडेड बाई 2 इंटू स्मॉल आर। स्मॉल आर की जगह क्या आएगा? स्मॉल आर की जगह इसके सेंटर से डिस्टेंस आएगी, ये वाली पूरी डिस्टेंस, तो वो डिस्टेंस हो जाएगी आर प्लस आर बाई 2, मतलब कितना? 3r/2 वो डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है? तो एक आर यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा, और ये वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी बेटे? म्यू नॉट जे आर बाई 2 माइनस म्यू नॉट जे आर बाई 12, तो ये आ जाएगा 11 म्यू नॉट जे आर बाई 12, 11
नॉट r/12 और j की वैल्यू लिख देता हूँ मैं 4i/3πr²। तो ये कितना सर आ गया 6 आएगा। सर वो इधर 5 आएगा ना, 5 म्यू नॉट जे आर बाय 5 म्यू नॉट जे r/12 आएगा। अरे यस, ये यहाँ पर हम एलसीएम जब लेंगे तो 6 ये कितना आएगा 6 म्यू नॉट जे/12 नहीं सर 5। 5 म्यू नॉट 6 5 5 आएगा। 5 म्यू नॉट तो इधर भी हमारे पास आएगा 5। ठीक है, तो इसको तुम और आगे सॉल्व करके लिख सकते हो कितना 5 म्यू नॉट I divided by 9 pi r। 5 म्यू नॉट I divided by 9 pi। ये वाला पूरा समझ में आया नहीं सब? हाँ सर। तो ये हमारे पास ऐसा है। अच्छा, इसमें एक और मान लो नॉन यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी दे दी जाए, हमें कहा जाए कि एक हमारे पास r रेडियस का एक सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस r and a very large length। और इसमें जो करंट डेंसिटी है वो कुछ इस तरह की J नॉट स्मॉल r by capital R, where small r is distance from the center of the cylinder। Small r is distance from the center of the cylinder। इस जगह पर करंट डेंसिटी इतनी है, मतलब क्या है, जैसे जैसे बाहर जाते जा रहे हैं करंट डेंसिटी बढ़ती जा रही है। ये कब तक है? 0 लेस देन स्मॉल r लेस देन कैपिटल R, and current density is 0 for r greater than capital R। कैपिटल R के बाहर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। तो हमें पता लगाना है क्या? Find B at, let's say, r equal to r/2 and at r equal to 2r। इन दोनों जगह पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पता लगानी है। कैसे पता लगाए बच्चों? एम्पियर्स लॉ से पता लगा ले।
मान लो पहला पार्ट करते हैं अपन, बी एट आर इक्वल टू आर बाई, तो हम क्या करेंगे, कंसिडर अ लूप ऑफ रेडियस r/2 रेडियस का लूप कंसिडर कर लें, उस पे हम लगाएं b डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स i इनसाइड, तो क्या हो जाएगा, b इंटू 2 पाई इंटू आर बाई, b इंटू 2 पाई इंटू आर बाई इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स i इनसाइड। अब i इनसाइड कितना हो जाएगा, i इनसाइड हो जाएगा j इंटू 2 पाई आर डी आर, और स्मॉल r को वेरी कर दूंगा 0 से r/2 तक, तो ये हो जाएगा, j को लिख देंगे j नॉट स्मॉल r बाई कैपिटल R इंटू 2 पाई r, और 0 से लेकर r/2 तक इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये i इनसाइड कितना हो जाएगा, j नॉट इंटू 2 पाई डिवाइडेड बाई कैपिटल R, तो ये तो बाहर आ जाए, j नॉट 2 पाई डिवाइडेड बाई कैपिटल R, और अंदर बच जाएगा इंटीग्रेशन के r स्क्वायर डी, और 0 से r/2 तक इंटीग्रेट करें, तो ये हो जाएगा j नॉट 2 पाई बाई कैपिटल R, r स्क्वायर डी आर का इंटीग्रेशन क्या होता है, r³ बाई 3, तो 1/3 r³, तो r³/8, तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, j नॉट पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12, ये i साइड इतना, तो b इंटू 2 पाई r/2 is equal to म्यू नॉट j पाई r स्क्वायर बाई 12, ऐसा हम कर देते हैं, कैंसिल होता है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो b की क्या वैल्यू आ जाएगी बेटे, म्यू नॉट j r बाई 12, ठीक है। सर हाँ बेटा, तो वो आई इनसाइड कैसे निकाला वो नहीं समझा। देखो हमने क्या किया, ध्यान दो, मैंने एक, ये तो मेरा पूरा कंप्लीट लूप था, मैंने क्या किया, एक स्मॉल r रेडियस का सर्कल कंसिडर किया, और एक और सर्कल कंसिडर किया, ठीक है, जिसकी रेडियस इससे थोड़ी सी ज्यादा है, ठीक है, ऐसा, और इन दोनों के बीच में जो लूप का पार्ट है ना, दिस पार्ट, ये पार्ट जो मैं शेड कर रहा हूं, इसकी विड्थ क्या है, इसकी विड्थ है dr, और ये है r, और ये वाली विड्थ जो है ये है कितनी, dr। तो मैंने कहा कि भाई देखो, इतने पार्ट का एरिया निकालते हैं अपन, इतने पार्ट के एरिया को
क्या मैं 2 पाई आर डी आर लिख सकता हूँ? ये जो शेडेड एरिया मैंने दिखाया, क्या इसको 2 पाई आर डी आर लिख सकता हूँ? देखो कैसे लिख सकता हूँ, तुम इस पार्ट को कट करके देखो। इसको अगर जब तुम कट करोगे और कट करके इसको एक्सपैंड करोगे तो ये एक रेक्टेंगल जैसा बन जाएगा क्या? इमेजिन करो। हाँ सर समझा। और वो रेक्टेंगल का लेंथ क्या हो जाएगा? 2 पाई आर, जो इसका सरकमफेरेंस, और उसका ब्रेड्थ कितना हो जाएगा? डी आर। तो 2 पाई आर डी आर उसका एरिया हो जाएगा। और एरिया को मैं करंट डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। एंड व्हाट इज करंट डेंसिटी? करंट डेंसिटी इज जे नॉट स्मॉल आर बाई कैपिटल, राइट? तो करंट डेंसिटी को एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे को क्या मिल गया? ये जो डी आर विड्थ की स्ट्रिप है ना, इसमें से कितना करंट पास हो रहा है। अब ऐसी कई सारी स्ट्रिप्स में कंसिडर करूं और उस स्ट्रिप की रेडियस को वेरी करा दूं 0 से r/2 तक, तो मेरे को r/2 तक में से कितना करंट पास हो रहा है वो पूरा का पूरा मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? हाँ सर। तो मैंने वही इंटीग्रेशन किया है। ये इंटीग्रेशन जब मैंने किया तो जैसा कि तुम देख सकते हो, जे नॉट 2 पाई और कैपिटल आर ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। जे नॉट 2 पाई बाई कैपिटल आर कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। अंदर कितना बचेगा? आर स्क्वायर डी आर का इंटीग्रेशन, ये आर स्क्वायर डी आर का इंटीग्रेशन। और इसको कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट कर दिया? 0 से r/2 तक इंटीग्रेट कर दिया। समझ में आती बात? हाँ सर। और इसी तरह से हम ये भी पता लगा सकते हैं कि P एट r इक्वल टू 2r कितना होगा। r इक्वल टू 2r जब मैं लिखूंगा तो I इनसाइड पता करने के लिए ध्यान दो, पूरे 2r तक तो करंट फ्लो ही नहीं कर रहा, करंट सिर्फ कहाँ तक फ्लो कर रहा है? 0 से r तक। तो कैसे पता करेंगे? करंट डेंसिटी लिखा, जे नॉट स्मॉल आर बाई कैपिटल आर, उसको 2 पाई आर डी आर छोटी सी स्ट्रिप के एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया और 0 से कैपिटल आर तक इंटीग्रेट कर दिया, तो ये आई इनसाइड आ जाएगा। यानी फिर से जे नॉट 2 पाई बाई कैपिटल आर बाहर आया, आर स्क्वायर डी आर का इंटीग्रेशन r³ बाई 3, तो वो कैपिटल r³/3, यानी ये हो जाएगा जे नॉट 2 पाई आर स्क्वायर बाई 3। ये ऐसा करंट इनसाइड है। अब हमें एम्पियर्स लॉ लगा देना है, तो एम्पियर्स लॉ लगाते समय 2r रेडियस का मैं लूप कंसीडर करूंगा, तो इंटीग्रल p डॉट dl जब को हम लिखेंगे म्यू नॉट टाइम्स आई साइड, तो ये LHS में आ जाएगा p इंटू 2 पाई इंटू 2r, और ये बराबर होगा आई इनसाइड के, तो वो हो जाएगा जे नॉट 2 पाई आर स्क्वायर बाई 3। तो क्या होगा बेटे? 2 पाई आर से एक 2 पाई आर कैंसिल होकर के b की वैल्यू वहां आ जाएगी म्यू नॉट जे नॉट आर बाई 6। ये बात समझ में आती है बेटे? अगर नॉन यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी दी जाए तो फिर किस तरीके से हम सिलेंडर में एम्पियर्स लॉ लगा करके उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड पता कराएंगे? ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। फिर बाकी अपन अगली क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं। आप इसके क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में। एडवांस का टीपीपी मिला होगा या पुराने शीट के क्वेश्चंस होंगे, वो सब आप इसमें से अटेम्प्ट कर लीजिए। ठीक है।
ठीक है, तो मैं अभी के लिए आई एम एंडिंग द मीटिंग। Thank you, sir. See you in the next